नाज़रीन, आपने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा होगा जो कि मेहनत के साथ अपने घर को चलाती हैं। मैं फार्मासिस्ट हूँ। जब मैंने फार्मेसी की उसके बाद जब जॉब्स के लिए निकले तो मार्केट में जॉब्स ही नहीं थी। जॉब्स करने वाला मेरा माइंड सेट ये था कि हम जॉबियंस ही रहेंगे, सारी ज़िंदगी जॉब्स करेंगे। तो कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, ये अपनी शादी के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। तो मैंने वो इधर इन्वेस्ट कर लिया बिकॉज़ मुझे ये लगता था कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियली डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। खाना हमारा बेसिकली जो कोयटा का नाम है ना, यहाँ पे इसकी चाय पराठा बहुत स्पेशल है। कुछ मैंने अपनी रेसिपीज़ ऐड की जिसमें सिंगापुरियन राइस हैं, हमारी कढ़ाइयाँ हैं, उसके बाद चाइनीज़ भी है, फास्ट फूड भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आपने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा होगा जो कि मेहनत के साथ अपने घर को चलाती हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद है जिनका नाम है समन इदरीस। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो बहुत मेहनत के साथ शुरू किया। छोटी सी नौकरी करती थी, उस नौकरी में बहुत थोड़े से पैसे कमाती थी, लेकिन इनके ख्वाब बहुत ऊँचे थे। इन्होंने सोचा कि अपने वालिद की डेथ के बाद मैं किसी मुकाम पर पहुँचूँ और अपने ख्वाब को पूरा करूँ। उस ख्वाब को पूरा करने में कुछ साल तो लग गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने मंजिल को हासिल कर ही लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समन इदरीस। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कोयटा टी हाउस के नाम से जो ये रेस्टोरेंट चला रही हैं, इस जगह तक पहुंचने में इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने एक बहुत ही छोटी नौकरी के साथ काम शुरू किया, शुरू में मुश्किल नहीं लगता था कि मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और एकदम एक बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह वाली नौकरी? नहीं, एक्चुअली मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक भी आ जाऊँगी, क्योंकि बेसिकली जब मैं फार्मासिस्ट हूँ। जब मैंने फार्मेसी की उसके बाद जब जॉब्स के लिए निकले तो मार्केट में जॉब्स ही नहीं थी। इनिशियल जो जॉब हमें मुझे ऑफ़र हुई वो थी जी 10,000 12,000 की। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुमने इतनी ही अगर कोई जॉब करनी है तो या तो आगे पढ़ लो, मतलब आगे कोई उनका बड़ा ख्वाब था कि बाहर निकल जाओ मुल्क से या कुछ भी किसी चीज़ के लिए देखो। लेकिन मैंने फ़र्दर फिर आगे एमबीए किया। उसके बाद भी जॉब्स का सच कोई मतलब कि पहली जो जॉब थी उसमें वही 10-12 हज़ार सैलरी पैकेज जिसमें आपके हॉस्टल के खर्चे पूरे हो रहे होते थे। तो कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। जॉब्स करने वाला मेरा माइंड सेट ये था कि हम जॉबियंस ही रहेंगे, सारी ज़िंदगी जॉब्स करेंगे। कभी ये नहीं सोचा था कि अपना काम भी करेंगे। तो वो बस फिर क्या क्या मुश्किलात आई? आप एक जॉब करती थी, दूसरी भी आपने की, तीसरी भी आपने की। एक दिन में 3 जॉब करना बड़ा मुश्किल है कि एक शख्स एक करने के बाद ही थक जाता है। जब मैंने फार्मेसी की तो वो एक आपकी प्रॉपर एक डिग्री होती है फार्मेसी की। एक मतलब उस डिग्री के बाद आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि 5 साल आपने पढ़ा है तो उसके बाद आपको जॉब अच्छी मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई जॉब नहीं थी। देन मैंने जब एमबीए कंटिन्यू किया तो मैं मॉर्निंग में जॉब करती थी, इवनिंग में एमबीए करी थी और उसके बाद भी मैं ट्यूशन या कुछ इस तरह करके, मतलब कि मेरा एक होता था कि मतलब कि कि बंदे को होता है कि कुछ अर्न करना चाहिए। हाँ, अभी अभी मैं कर सकती हूँ, थक नहीं जाती? बिल्कुल थक जाते थे। कभी तो इतने एग्जॉस्ट हो जाते थे कि सुबह मतलब कि सुबह जाना, मॉर्निंग में 7 बजे उठना, वापस आना 3 साढ़े 3 बजे स्कूल ऑफ होता था, मतलब जहाँ पढ़ा रही थी। वहाँ से ऑफ़ करने के बाद फिर मैं 4 बजे मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी एमबीए की, वहाँ चली जाती थी। 8 बजे वो ऑफ़ होती थी। उसके बाद 8 बजे के बाद फिर कुछ 1-2 ट्यूशन्स जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि पढ़ना चाहते थे उनको मैं वहाँ पे पढ़ा रही होती थी। तो एग्जॉस्ट हो जाती थी, रात को 9-10 बजे फ़ारिग होते और सुबह फिर वही रूटीन। लेकिन वो एक रूटीन थी, लग रहा था कि बस इसी तरह लाइफ चलेगी। रोना आता था? तब नहीं आता था, लेकिन क्योंकि तब वालिद साहब थे तो मुझे लगता था कि वो एक बड़ी सपोर्ट थी उनकी पीछे। ज़ाहिर सी बात है कि वालिद का होना और उनका एक आपके मतलब कि बैक सपोर्ट डेफिनेटली होती है। तो उनके साथ तब तक तो लगता था कि बस ज़िंदगी अच्छी है, चल रही है। बट उनकी डेथ के बाद मेन जो एक टर्निंग पॉइंट था कि उनकी डेथ के बाद आया कि अब जब उनकी डेथ हो गई और बहुत सडन डेथ थी और हम टोटली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इसलिए थे कि वो सारा कुछ देख रहे होते थे। लेकिन एकदम से जब उनकी डेथ हुई तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करना है नेक्स्ट। जॉब्स हमें छोड़नी पड़ी इस्लामाबाद से, क्योंकि वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पास जाना था। हम 2 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है वो पाकिस्तान में नहीं थी, तो दूसरे हम 2 बहन, तो हमें अपनी वालदा के पास तो आना था। तो हम बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है बुरेवाला से है। बुरेवाला में फिर मैंने मूव किया, वहाँ गई। वहाँ कुछ जॉब्स जो है वो नहीं इतनी अच्छी थी। फिर मतलब वालदा की सेहत बहुत मतलब ख़राब होनी शुरू होगी, तो कुछ सिचुएशंस की वजह से हमें वहाँ से लाहौर आना पड़ा। आपने काम भी शुरू किया और एक रेस्टोरेंट शुरू किया, उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्या फैमिली के साथ मसला हुआ था? घर में जो है वो एक हमने मॉम्स किचन के नाम से जो है वो किचन ओपन किया। बस वो ओपन किया, उसको अच्छा वो भी चला, लोगों ने टेस्ट बहुत पसंद किया, क्योंकि बेसिकली जो मेरे अंदर हमारे मतलब फैमिली से इनहेरिटेड है फूड, मतलब कि अच्छा फूड। मतलब मेरी वालदा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उन्हीं से इनहेरिटेड था कि अच्छा फूड बनाना, या लोगों को यही था कि हमेशा लोगों को दें कि फूड हम जिस तरह का बना रहे होते हैं, डिफरेंट रेसिपीज़
एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट की। इनिशियली अच्छा चला, लेकिन एकदम से काम ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब कि घर में कुछ बीमारी आ गई, कुछ अच्छी मतलब कि सिचुएशन नहीं थी घर में, तो वो घर छोड़ना, हमें वहाँ से जगह से मूव करना पड़ा। क्या क्या वजह हुई थी? अब बीमारी बहुत थी, वालदा बहुत बीमार थी, वो नहीं, वहाँ पे लग रहा था कि अच्छा शायद कोई माहौल चेंज करेंगे तो शायद उनको थोड़ा सा बेहतर हो जाए। पढ़े लिखे थे हम लोग, ऐसा कि जॉब्स अगर चलो एक छोटे शहर में किचन चला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा था यार इतना पढ़ा हुआ और किचन में खड़े होकर काम करना है, मतलब नॉर्मल ये उस वक्त जेन में आ रहा होता है कि अच्छा 2 डिग्रियाँ की हुई और उसके बाद ये मुश्किल नहीं हुई जब वालिद साहब की डेथ हुई तो उसके बाद लोगों का रवैया भी आपने बदलते हुए देखा होगा? बिल्कुल, वालिद साहब की डेथ इतनी सडन थी कि वो हमारे जैसे कहते हैं कि पहाड़ टूटने वाला था कि एक आप अपनी एक लाइफ गुजार रहे हो जिसमें आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, बस ये पता है कि जॉब्स कर रहे हैं। और ये रेस्टोरेंट का ख्वाब जो है वो आपने कब देखा था और फिर इसके लिए आपको इसको खोलने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना? अच्छा, जब मैं लाहौर आई थी, लाहौर आने तक भी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि आपने जब बिज़नेस खोला था ना, आपके माइंड में होता है कि बहुत ज़्यादा एक तो सरमाया चाहिए इसके लिए, आप देख रहे होते हैं कि पता नहीं, और फिर आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि अच्छा आप रेस्टोरेंट्स खा रहे होते हैं कि आप खोल भी सकते हैं। मतलब एक ख्वाब था, लेकिन उसको पूरा करना मुझे नहीं लगता था ये हो सकता था, और मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मैं लाहौर आई, यहाँ पे जॉब्स का मुझे मेरा 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस था जॉब का, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे 20-22 हज़ार की सैलरी जो है वो ऑफ़र हो रही थी। तो उसमें था कि यार इसमें क्या चलेगा, ना कोई घर का खर्चा, ना अपना हमारी पर्सनल ज़रूरियात पूरी होंगी, तो कुछ। तो उसके बाद मेरे भाई ने अपना एक कैफ़े, उसने आइडिया दे के हम एक जो है उसने आइडिया मुझे दिया कि कैफ़े खोलते हैं। उसके बाद ये था कि ये जो है कंस्ट्रक्शन जगह ली, उसके बाद कुछ। कितने साल लगे आपको इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए, सरमाया इकट्ठा करने में? सरमाया जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुछ सेविंग्स थी जिसकी वजह से जो हमने इस्तेमाल कर ली, जो मेरी कुछ अपनी सेविंग्स, कुछ जो बंदा अपनी नॉर्मली कह रहे थे कि जॉब्स करते और शादियों के लिए सेव करते, जो लड़कियों का ये एक माइंडसेट होता है, तो कुछ सेविंग्स थी जो कि यूज़ की। और उसके बाद सरमाए के कह सकते हैं कि आपने अपने जहेज़ के पैसों से इस कैफ़े को स्टार्ट कर लिया? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो एक माइंडसेट होता है ना लड़कियों के लिए कि आप जी अपनी शादी के लिए इकट्ठा करेंगे, वो तो मैंने वो इधर इन्वेस्ट कर लिया, बिकॉज़ मुझे ये लगता था कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियली डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। रात को 4 बजे तक आप अपने रेस्टोरेंट में बैठती हैं, आपको डर नहीं लगता? इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ आप मर्दों की तरह काम करती हैं। बिल्कुल, ये आपने मुझसे साथ ही ये पूछते कि आपको यहाँ डर नहीं लगता, लेकिन मैंने ये कहा था अब मैं बहादुर हो गई हूँ। तो वाकई में शायद अल्लाह ताला ने ये मेरे अंदर चीज़ जो है डाली हुई थी। जब मेरे वालिद साहब के डेथ के बाद भी मैंने जिस तरह अपनी फैमिली को संभाला, ज़ाहिर सी बात है इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, भाई उस तरह से इतना स्टेबल नहीं था इमोशनली, उसको संभालना फैमिली को, तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर, मुझे लगता है कि मेरी फादर की डेथ के बाद मुझे जैसे लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस पॉइंट ने। हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है कभी आपको यहाँ पे? बहुत मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि जी हाँ मुझे करना पड़ता है, तो मैं फ़ीमेल्स को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरी स्टोरी है, मोटिवेशनल है, मैंने लोगों को मोटिवेट करना है। मैं फ़ीमेल्स को कभी ये नहीं कहूँगी हरेसमेंट होती है, कुछ भी नहीं होता। आप निकलें बाहर, आप काम करें, अल्लाह ताला आपके साथ है। हरेसमेंट तो देखिए जॉब्स में नहीं होती क्या, वहाँ पे भी तो होती है ना। आप किसी भी घरों में नहीं होती, ख़वातीन को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है हर जगह पर। बिल्कुल होती है। घरों में भी अक्सर मतलब कुछ ऐसे इश्यूज हम सुनते हैं कि हर जगह है, लेकिन मैं इस चीज़ समझती हूँ कि बाहर जब आप निकलते हो ना तो अल्लाह ताला आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। खानों में क्या स्पेशल है आपके यहाँ पर जिसको सुनकर लोग खिंचे चले आते हैं? खाना हमारा बेसिकली जो कोयटा का नाम है ना, बेसिकली ये जो है एक चल रहा है ट्रेंड जो कि कराची से इस्लामाबाद में, लाहौर में नहीं था। लाहौर में सबसे पहले इसको मैं ही यहाँ पे लेके आई हूँ। अभी उसके बाद ये है कि यहाँ पे इसकी चाय पराठा बहुत स्पेशल है, चाय पराठा जो यहाँ का हमारा है। उसके बाद कुछ मैंने अपनी रेसिपीज़ ऐड की जिसमें सिंगापुरियन राइस हैं जो कि एक, फिर कुछ हमारी कढ़ाइयाँ हैं, उसके बाद चाइनीज़ भी है, फास्ट फूड भी है, सब कुछ है। चाय बड़ी स्पेशल है आपकी, वो क्या चीज़ है? बिल्कुल, चाय हमारी जो है स्पेशल, जो उसकी पत्ती है वो हम कोयटा से ही मंगवाते हैं। जो हमारा ड्राई फ्रूट डलता है वो हम लोग कोयटा से ही सब कुछ लेके आते हैं। तो ये है कि मतलब कोयटा की ही चाय और तरीका भी जो है वो उसी तरह है जो कि वहाँ पे बन रही होती है। आपने देखा है चाय का एक तरीका है बनाने का अलग से, उस तरह से जी बन रही होती है। अच्छा समन, मैसेज क्या देना चाहेंगी ऐसी ख़वातीन को जो कि डरती हैं, बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती, उनको लगता है कि शायद उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, मर्दों का माशरा है, क्या कहना चाहेंगी? प्रॉब्लम्स तो हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा आई शुरू में, लेकिन ये है कि अगर वो कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, वो वाला है कि अगर आप निकलेंगे नहीं तो आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है ना वो बाहर नहीं आ सकती। मेरा फीमेल्स को ये मैसेज है, आजकल का जो दौर है जिसमें अगर सपोज इफ़ के फीमेल्स की शादियां नहीं हो रही, घरों में बैठ के डिप्रेशन का कुछ मसला है, अगर हो चुकी हैं, मतलब
आजकल ये है कि आजकल हाँ सोशल आपकी हमारी सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, तो इस चीज़ को छोड़ दें, आप निकलें घरों से और निकलें इन द सेंस कि जो एबिलिटी आपके अंदर है, अगर आप अच्छा कुछ बना सकती हैं आप घर से बनाना स्टार्ट करें। मैंने भी घर से बना के देना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर आप कोई अच्छा कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कुछ करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। मतलब कि फाइनेंस भी, अगर लोगों को फाइनेंस का इशू है तो मैं ये भी कहती हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए आपको बिज़नेस लोन भी मिल रहे हैं आजकल, आप उसको भी ले सकती हैं, बिज़नेस लोन भी हैं। बहुत सारी चीज़ों को सर्च करें। तो ये है कि फीमेल्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए। लोग आपको ज्वाइन करना चाहें, आपके रेस्टोरेंट में आना चाहें, तो किस जगह पर जो है वो आपको ये फॉलो कर सकते हैं? या ये रोड मेन बुलेवर्ड पे है, कोयटा टी हाउस के नाम से, और ये वाबरा टाउन जो है इसका नियर अबाउट जो है वो जगह है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ की चाय, पराठा और हमारा बाकी फूड भी जो है बहुत स्पेशल है, ट्राई कर सकते हैं। पेज का कोई लिंक वगैरह आप? इंस्टाग्राम पे भी आप कोयटा टी हाउस के नाम से और फेसबुक पे भी आप हमें कोयटा टी हाउस के नाम से जो है सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आप फूड पार्टनर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको आना है यहाँ पे, आप आके भी इसका जो चाय और पराठा स्पेशल जो कॉम्बिनेशन है वो भी ट्राई कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने समन की गुफ्तगू सुनी, और समन की जो सबसे मज़े की मुझे बात लगी है वो ये है कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए जहेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन इन्होंने अपने उस जहेज़ के पैसे को रोक के नहीं रखा, उसको बिज़नेस में लगाया और उससे अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।